हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति देसाई योर एसएसटी टीचर। आज थोड़ी सी वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज कहनी है आप लोगों से। थैंक यू फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स। यस, वी आर नाउ अ फैमिली ऑफ 5000 सब्सक्राइबर्स एंड ये जर्नी, ये चीज आप लोगों के बिना अचीव बिल्कुल नहीं हो पाती। इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी टू अचीव, बट आप लोगों के ऐसे ब्लेसिंग से, आप लोगों के साथ से, सपोर्ट से ये चीज पॉसिबल हो पाई है। एंड हाँ, अब थोड़ी सी होप बढ़ गई है कि हाँ, मैं इस साल आप लोगों के ही सपोर्ट से, भगवान जी के आशीर्वाद से 10K सब्सक्राइबर्स हम इस साल कंप्लीट कर ले, अपनी फैम कंप्लीट कर ले। तो या थैंक यू सो मच कि हाँ, ये चीज पॉसिबल हो पाई है। बस बहुत सारा थैंक यू, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ इस चीज को। शायद से कुछ लोगों के लिए बहुत छोटा नंबर होगा ये, लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है ये। उस पे से भी जब यहाँ से कुछ आने वाला है, मेरे पास कुछ इनकम आने वाली है, तो मैं मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, मेरी का कोई ठिकाना नहीं है। सो या थैंक यू सो मच। एंड चलो अब बिना किसी देरी के हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों की क्लास 7th की सोशल साइंस न्यू बुक का चैप्टर नंबर 7 होने वाला है। ये बच्चों ने कहा था मैम ये वाली वीडियो डालो बिकॉज और कुछ ज्यादा अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। तो आज हम लोग इस वाले चैप्टर को, आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, द गुप्ता एरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। अब इसके बारे में क्या हुआ, इसमें कौन आया, इसमें किस तरह से क्या चीजें हुई, उन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा है गुप्ता एरा। अब ये गुप्ता कौन थे, ये कब आए, कैसे चीजें हुई। अभी तक हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर में हमने सतवानाज, पुष्नाज, इन सब के बारे में पढ़ा था, हम लोग पढ़ चुके थे। अच्छा, यहाँ पे जरा मैं ऑलरेडी एक चीज पहले ओपन कर दूं बिकॉज उसकी बाद में अभी जरूरत पड़ने वाली है। सो यार मैं पहले इसको ओपन करके रखती हूँ, अभी इसकी नीड पड़ेगी। अब वो क्या नीड होगी अभी आप लोगों को समझा दिया जाएगा, ठीक है जी। चलो पढ़े। तो अब बोल रहे गुप्ता एरा की बात करते हैं कि गुप्ताज का टाइम आया, किस टाइम आए, कैसे आए। एक ऐसी एज थी वो जहां पे बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी थी। यहाँ पे लिखा है टायरलेस क्रिएटिविटी। टायरलेस क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, बहुत आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, साइंस, ये सब बहुत डेवलप हुआ, बहुत क्रिएटिविटी हुई इस टाइम पे, इनोवेशंस वगैरह बहुत हुआ, वो भी टायरलेस रूप से, जहां पे मतलब हम एफर्ट्स करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, हम रुक नहीं रहे हैं। बहुत लॉन्ग टर्म तक ये चीज जो है वो हुई। दैट वाज कॉल्ड टायरलेस क्रिएटिविटी। उस टाइम पर हो रही थी गुप्ता एरा के टाइम पे। अब क्या चीजें हुई, क्या हुआ ऐसा, उसकी हम लोग चैप्टर में ही बात करेंगे। यहाँ पे देखो, रघुवंशम में कालिदास जी ने कहा था नाइदर फोर्स नॉर मेयर डिप्लोमेसी कैन एलिमिनेट एविल। वो कहते हैं ना तो सिर्फ फोर्स से, दम लगा के, मिलिट्री लगाकर, या फिर ना कि सिर्फ और सिर्फ, नॉट मेयर डिप्लोमेसी, ना कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी से यानी कि बातचीत कर कर हम एविल यानी कि दुश्मन को हटा नहीं सकते हैं। ना तो सिर्फ फोर्स से हटा सकते और ना ही हम बातचीत से हटा सकते अपने दुश्मन को। नॉर इज राइटियसनेस अपहेल्ड बाय फ्लैटरी अलोन। और ना ही हम हमेशा सही चीज करके, या हम कहें कि हाँ जी हम फेवर करके, उसका साथ देकर, मस्का लगाकर, फ्लैटरिंग करके अकेले हम उस चीज से भी नहीं हटा सकते हैं। तो आखिर हम अपने किंगडम में, अपने रीजन में रहने वाले एनिमी को, किसी उसको हटा कैसे सकते हैं। तो कहते हैं इट इज विजडम एंड नॉलेज। दिमाग लगा के, नॉलेज लगा के, अपने स्किल्स लगा के जो ये चीजें होती है जो कि एक्चुअल में किंगडम को स्ट्रेंथन करती हैं, उसको बढ़ावा देती हैं, उसको और आगे लेके जाती हैं। नॉट इंडल्जेंस इन लग्जरीज। अगर आप सिर्फ, फॉर सपोज आप एक राजा हो, या तो आप सिर्फ फोर्स लगा रहे हो अपने एनिमी को वहां से हटाने के लिए, या आप सिर्फ बातचीत से सोच रहे हो, वो भी नहीं हो पाएगा। या अगर आप ये सोचो कि भाई मैं उसको मस्का लगाऊं, उसके फेवर में कुछ बातें कहूं, सही कहूं तो मान जाएगा, नहीं। बल्कि अगर आप दिमाग लगाओ, आप विजडम रखो, आप नॉलेज रखो उस चीज की, आप दिमाग से बेसिकली काम करो, तभी आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लग्जरीज में लगे हुए हो, अपना फायदा देख रहे हो, अपनी मौज मस्ती ले रहे हो, आपके किंगडम से एनिमी वहां से नहीं हट पाएगा, एविल जो है वो नहीं हट पाएगा। ये बात कालिदास जी ने रघुवंशम में कही। अब आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई जा रही है, दिस इज आपकी ये अजंता केव्स है। अब ये क्या है, कैसे हैं, सब कुछ आगे हम पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब जरा आपको याद करो, आपको भैया ये ध्रुव और भविष्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये लोग एम्पायर्स में जा रहे थे अलग अलग, फिर यही लोग थे जो रीऑर्गेनाइजेशन वाले पीरियड में भी थे, अलग अलग टाइम पे ये लोग रहे हैं। अच्छा, कहते हैं यही जो ध्रुव और भाविशा है, दे हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम देयर जर्नी टू द पांड्या किंगडम। आप लोगों को याद है वो सदर्न किंगडम वाले पांड्याज, चेलाज और चेराज, मतलब सॉरी, पांड्याज, चोलाज और चेराज, ये याद है आपको।
अब यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्हीं की। कह रहे पांड्या किंगडम से जब ये वापस आ गए थे, दे हैड सीन द स्प्लेंडेड मार्केट्स, उन्होंने देखी है वो मार्केट जो बहुत फैली हुई थी, बहुत रौनक वाली मार्केट। टेकन अ शॉर्ट ट्रिप ऑन अ शिप, वो लोग शिप पर भी घूमे, एंड मेट सम रोमन ट्रेडर्स बाइंग फ्यूल्स। कहते हैं और फिर जब वो लोग वहां से आ रहे थे तो आते हुए कुछ रोमन से, जो हमने देखा था ग्रीक वगैरह से, रोमन एम्पायर से जो कुछ ट्रेडर्स वगैरह, जो कुछ मर्चेंट्स बायर्स वो लोग आए थे, और वो लोग जब पर्ल्स खरीद रहे थे, पर्ल्स का मतलब क्या होता है, जो व्हाइट वाले स्टोन्स आपने देखे हैं ना, जो पर्ल्स होते हैं, वो लोग खरीद रहे थे, तो वो लोग बेसिकली इनसे मिलते हैं। नाउ दे वर इचिंग टू यूज इतिहास अगेन एंड जॉइन जंप अ फ्यू सेंचुरीज। अब देखो इनके हाथ में जो ये घड़ी थी, यही था इतिहास, यही थी वो टाइम मशीन जिससे वो लोग ट्रेवल कर रहे थे जगह से जगह, उस पर टाइम पीरियड सेट कर दिया कि आज से 500 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, और फिर वो लोग अलग अलग जगहों पे जाकर वो ट्रेवल कर रहे थे इंडिया के बारे में, और उसी के बारे में हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे थे अब तक। अब कहते हैं अब वो लोग दोबारा चाह रहे थे कि हाँ जी हम इतिहास को दोबारा यूज करें, और हम फिर दोबारा कुछ सेंचुरीज में जंप मारे, कुछ सेंचुरीज बाद का। एक सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, हमें पता है ये चीज। वट वुड दैट बी लाइक, अब कहते हैं वो लोग सोच रहे हैं, वंडर कर रहे हैं क्या जब हम जहां पे जा रहे हैं, अब वहां पे सिटीज कैसी होंगी, वो जगह कैसी होगी, क्या वहां पे शहर सेम होंगे, वहां के लोग कैसे होंगे, वहां की सोसाइटी क्या होगी, क्या जो हम लोग पहले गए थे कुशनास के टाइम पे, अलग अलग एम्पायर्स के टाइम पे, सतवाहनास के बारे में, चोलास, पांड्यास, चेरास, क्या इनसे अलग होगा वहां पे कुछ, या सब कुछ वहां पे सेम होगा, इनका गवर्नेंस कैसा होगा, ये लोग शासन कैसे करते होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते होंगे, क्या वहां पे नई लिटरेचर, नया आर्ट कुछ इस टाइप से होगा। मतलब बेसिकली जब हम कहीं भी नई जगह पे जाते हैं तो हम लोग पहले सोचते हैं वहां पे क्या होगा, वहां की मार्केट कैसे लगती होगी, वहां पे शॉपिंग करने का क्या चीज होगी, वहां पे हम कहाँ जा सकते हैं, वहां पे हम क्या घूम सकते हैं, वहां के लोग कैसे होंगे, वहां के लोग कपड़े कैसे पहनते होंगे, सब चीज सोचते हैं। ऐसे ही अलग अलग बातें इन दोनों के मन में आ रही हैं। कहते हैं दे कुड नॉट वेट टू फाइंड आउट एंड वर सून विक्स्ड अवे टू। कहते हैं अब वो लोग भैया बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ जी क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। एंड वो लोग कहते हैं विस्क अवे, विस्क अवे का मतलब होता है वहां से फटाफट से वो लोग निकल जाते हैं, और कहते हैं ना गायब होगा, फिर सडनली कहीं पे इमर्ज हुए। अब वो कहाँ पे इमर्ज होंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। अभी बस आप लोग थोड़ा सा ये मैप देखो, और इस मैप में देखो कहाँ पे किसका एम्पायर है, एग्जैक्टली कौन सी जगह है, किसका एम्पायर कितना है, वो आपको आगे के पेजेस में दिख जाएगा। यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं कि आपका ये वाला पार्ट जो है गुप्ता एम्पायर का कितना बड़ा पार्ट है, आपको आगे दिखेगा वो। कहते हैं गुप्ता एम्पायर जो है, एक सेकंड रुकना, ठीक है। कहते हैं गुप्ता एम्पायर जो है बहुत पावरफुल था, और ये फ्लरिश हुआ कब से आया बच्चा आपका, ये 3rd सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी सीई, 3rd सेंचुरी सी। अब देखो 3rd सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 3rd सेंचुरी सीई, सी का मतलब यानी कि जो आपका एडी वाला टाइम चल रहा है उसी की बात कर रहे हैं। अभी हमारा क्या चल रहा है बच्चा, 2025 एडी, पता है हमें ये चीज, यानी कि अभी हमारी चल रही है 21st सेंचुरी। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि अगर यहाँ पे लिखा है 21st सेंचुरी, इसका मतलब क्या होता है कि 2001 से लेकर के 2100 तक का टाइम पीरियड होगा, उसकी हमने बात करी है। अब अगर यहाँ मैं बोल रही हूँ 3rd सेंचुरी, यानी कि 201 से लेकर के 300 एडी तक का टाइम या सी तक का टाइम जो होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। कहते हैं इस टाइम पे, यानी कि आज देखो आज चल रहा है 2025, और ये बात है 200 साल, मतलब बेसिकली आज से आप 2025 में से जरा 200 माइनस करोगे तो आपको दिखेगा ये हम बात कर रहे हैं 1825 साल पहले की, यानी कि हम आज से 1800 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे गुप्ता एम्पायर इमर्ज हुआ था और बहुत पावरफुल था। 300 साल तक, 3rd से लेकर के 6th तक 300-400 साल तक ये चला था। इसकी कैपिटल थी पटना, यानी कि जो आज का पटना है उस टाइम का पाटलिपुत्र बिहार में, यहाँ पे ये इसकी कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ पे आपको दिखा रखा है कामरूप किंगडम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पावर थी। असम में ये थे, जैसा जो आपका आज का असम वाला पार्ट है वहां पे ये इमर्ज हुए थे, वहीं पे थे। एक यहाँ पे आता है वक्काटका किंगडम, नाम से अजीब लग रहा होगा, वक्काटका की बात कर रही हूँ, टकाटक की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो कहते हैं वक्काटकास जो थे द रूल्ड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो आपका ये सेंट्रल वाला पार्ट था बेसिकली, यहाँ पे ये लोग थे। और इनकी कैपिटल देखो यहाँ पे दिखा रखी है नंदीवर्धन, नंदीवर्धना, जो आपकी नागपुर में महाराष्ट्र वाले पार्ट में, यहाँ पे ये इनकी कैपिटल हुआ करती थी।
फिर ये आपके पल्लवा किंगडम है, कहते हैं इनकी कैपिटल कहाँ पे थी, कांचीपुरम में थी। और ये यहाँ पे सतवना डायनेस्टी के बाद, वो सतवना डायनेस्टी जो यहाँ पे समवेयर थी, इस तरीके से वो इमर्ज थी। इनके बाद वो यहाँ पर ये आते हैं आपके पल्लवा किंगडम की, कैपिटल होती है इनकी कांचीपुरम। और ये काफी लॉन्ग टर्म तक, बेसिकली हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी तब तक ये लोग भी यहाँ पे राज करते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे दिखा रखा है कि हाँ जी कौन सी डायनेस्टी कब आती है, कब तक यहाँ पे राज कर रही है, कौन से एरिया में यहाँ पर ये थी। तो आपको अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना गुप्ता एम्पायर का, कि गुप्ता एम्पायर जो आपको दिख रहा है नदन प्लेन्स वाले एरिया में है। और ये 200 बेसिकली आप कर दो कि आज से 1800 साल पहले ये इमर्ज हुई थी, तो 200 से लेकर के 300 के बीच में आई थी, और फिर ये 6th सेंचुरी तक टिकी रही। और 6th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 501 से लेकर के 600 तक का टाइम यही हुआ। तो यानी कि 200 से लेकर के 600 तक ये यहाँ पे रही थी, तो करीब करीब 350 से 400 साल यहाँ पर ये रही हमारे इंडिया में। अब देखो आगे के जरा हम लोग बात करते हैं, चैप्टर अपना आगे पढ़ते हैं। कहते हैं भावेशा यहाँ पर कहते एकदम से, देखो कहते नहीं उन्होंने डायल घुमाया और कहीं पे आगे लैंड हो गए, और सर चकरा रहे हो कहाँ आ गए कहाँ आ गए। आपने देखा है डोरेमोन में जब भी वो लोग टाइम मशीन का यूज करते थे तो कहीं पहुंचते हैं वहां जाके ऐसे ऐसे ओ आगे 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 हो गया ठीक है ऐसे करके, तो वो भी ऐसे कर रहे हैं, उनका सर यहाँ पे चकरा रहा है। अब वो कह रहे हैं भैया बहुत सारे किंगडम है, बहुत सारे एम्पायर हैं, मैं उन सबको कैसे याद रखूंगी, कैसे याद रखेंगे हम ये सब कुछ। ध्रुव यहाँ पे कह रहे हैं भैया डोंट वरी भावेश्वर, चलो हम जरा देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, उसको याद रखने की कोशिश हम लोग करते हैं। भावेशा यहाँ पर कहती है क्या कुछ ऐसा है यहाँ पर जो हम घर जाके भी देख सकते हैं, हम कुछ सर्च करें हमको दिख जाएगा, कुछ इस टाइप का है यहाँ पे। ध्रुव यहाँ पे कहता है चलो अपनी टाइम मशीन का यूज करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें हैं क्या नहीं है। अब भावेशा एक्टिवेट करती है अपने उसको, और एकदम से वो लोग जंप करके कहाँ पहुंचते हैं, मेहरौली यानी कि दिल्ली, वेयर द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली स्टैंड्स। अब देखो यहाँ पर आपको दिखा रखा है ये आपको दिख रहा है बच्चा, ये आपका है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के जस्ट सामने आपको ये दिख रहा है आयरन का पिलर यानी कि लोहे का पिलर, ऐसे खड़ा हुआ है बहुत बड़ा पिलर। अब ये आपको दिख रहा है कि उसकी एक्चुअल फिगर है, ये उस पर कुछ इंस्क्राइब करा रखा है। आपको पता है इंस्क्रिप्शन यानी कि इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है, जब पहले के राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो अपनी विक्ट्री को या किसी बात को ना किसी एक बहुत हार्ड सरफेस पे गड़वा कर लिखवा देते थे, उसे ही हम बोलते थे आपका इंस्क्रिप्शन। ये आपका क्या है यहाँ पे इंस्क्राइब करा रखा है, इसको कहते हैं कि वो लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। देखो मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में आपने देखा है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के जस्ट सामने आपका है ये वाला आयरन पिलर, आपको दिखा रखा है इस पिक्चर पर। कहते हैं उन्होंने ना दे ओवर हेयर अ टूर गाइड नियर बाय, एक आसपास होता है कि मान लो किसी को दिखाने के लिए गाइड होते हैं टूर गाइड, तो उनकी बात सुनी जो कि किसी को एक्सप्लेन कर रहे थे हाँ जी इस पिलर की इंपॉर्टेंस क्या है, इस पिलर की सिग्निफिकेंस क्या है। तो वो कहते हैं टूर गाइड देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दिस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज ओवर 1600 ईयर्स ओल्ड। कहते हैं ये जो आयरन पिलर है वो आज से 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है। कितना पुराना है, 1600 साल से भी ज्यादा। और जरा यहाँ पे खुद सोचो, अगर मैंने बोला कि जैसे आज हमारा चल रहा है 2025 ठीक है, क्योंकि आपकी न्यू बुक है ये, तो उसमें बिल्कुल टाइमिंग सही पब्लिश होगी, अभी करंट को ही लेके पब्लिश करा गया होगा। और मैंने बोला ये जो गुप्ता आए थे वो 200 के आसपास आए थे, 200-250 के आसपास वो लोग आए, क्योंकि 3rd सेंचुरी है तो हम नहीं कह सकते कि हाँ जी बिल्कुल 200 में 201 210 220 हमें नहीं पता, ऐसा यहाँ पे टाइम मान लो। तो बेसिकली हम कहें तो 1800 साल पुराने अराउंड अराउंड ये आए थे। और ये जो पिलर है वो 1600 साल पुराना है, यानी कि 1800 साल यहाँ पे। अगर ये पिलर 400 में बना होगा, यानी कि अगर ये पिलर 4th सेंचुरी में बना होगा, 5th सेंचुरी में बना होगा, तब भी इन्हीं के टाइम की बात हो रही है गुप्ता पीरियड की, क्योंकि जो गुप्ता पीरियड था वो 3rd से लेकर के बच्चा आपका 6th सेंचुरी तक था। अभी बताया ना हमने कि 3rd से लेकर के 6th सेंचुरी तक है, यानी कि बनवाया किसने, इन्हीं गुप्ताज में से किसने बनवाया होगा। जाहिर सी बात समझ में आ गया आपको इतना कि आज आपका ये चल रहा है। इससे अगर मैं 1600 साल पहले भी जाऊंगी तब भी हमारा 400 AD आएगा, यानी कि 400 CE आएगा। और 200 से लेकर के जब मैंने बोला कि 600 तक गुप्ता पीरियड ही चल रहा था, और अभी 400 यानी कि बीच का ही टाइम आया है, तो ये टाइम किसका है, अभी भी गुप्ताज ही यहाँ पर है। तो जाहिर है ये जो पिलर है वो किसने बनवाया होगा, गुप्ता ने बनवाया होगा, गुप्ताज में से किसी रूलर ने बनवाया होगा, बिकॉज गुप्ता इज अ डायनेस्टी, वंशज है पूरा, कि उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। अब कितने रूलर्स आएंगे उसके अंदर, कितने बेटे होंगे, वो आगे हम पढ़ लेंगे। अब आखिर मैम एक लोहे का पिलर है तो इसमें इतनी बड़ी बड़ी बात क्या है, उसमें आप क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हो। वो इसीलिए क्योंकि आपको पता है अगर लोहा खाली अगर नॉर्मल पड़ा हुआ तो आप लोगों ने साइंस में इतना आपको ध्यान होगा, ये बेसिकली घर में देखते हैं हम चीजों को, आप लोहे का आपकी कुंडी है, लोहे की कोई भी चीज है, अगर वो एज इट इज लोहे का डंडा ही पड़ा हुआ है ना कई महीनों तक, कुछ टाइम तक, तो उसमें जंग लग जाती है, बहुत जाहिर उसमें जंग लग जाती है। लेकिन ये जो आयरन पिलर है इसमें आज तक भी जंग नहीं लगी है, ये विदाउट रस्टिंग आज भी ऐसे ही खड़ा हुआ है।
एंड ये वहां पर बहुत एडवांस पे पता नहीं कौन से इन लोगों ने मेटलर्जिकल यानी कि मेटल के यूज करने की कौन से स्किल इन्होंने लगाई थी उतने पुराने टाइम में एंशियंट इंडिया में, जो कि आज भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। और आज भी हमें लोहे को बेसिकली रस्टिंग से, जंग से बचाने के लिए हमें उसमें पेंट करना पड़ता है, तभी हमसे जंग नहीं लगेगी उसके अंदर, वरना आयरन में बहुत जल्दी कुछ महीनों बाद जंग लग जाती है। और आज से 1600 साल से एज इट इज खड़ा हुआ है ये, और इसमें कोई जंग नहीं लगी आज तक भी। ये बहुत बड़ी चीज है। भविष्य कह रही है 1600 साल पुरानी और आज तक कोई जंग नहीं। चलो जाकर जरा जाते हैं, जरा देखते हैं। अब भाविशा वहां जाती है और कहती है देखो, पहुंचेगी, देखो ये रहा वो आयरन का पिलर। ध्रुव कह रहे हैं ओ वाओ, और देखो इसमें कुछ लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा, बिकॉज देखो यहाँ पे अलग स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे दूसरी है, प्राकृत लैंग्वेज है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, हम उसको नहीं पढ़ सकते हैं। भाविशा कह रही है आई वंडर हु मेड दिस। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं सोच रही हूँ इसको किसने बनाया होगा और आखिर बनाया क्यों होगा। चलो जाते हैं गाइड अंकल के पास और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, जरा उनसे सुनते हैं। टूर गाइड यहाँ पर कहते हैं अब देखो इसको बनाया किसने। आप अभी यहाँ पे एक बहुत बेसिक बता रही हूँ कि गुप्ता डायनेस्टी की जो स्टैब्लिशमेंट करी, जो उसके फाउंडर थे वो हमारे थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वन बेसिकली आप कह सकते हो इनको, चंद्रगुप्त वन। अब वन में क्यों कह रही हूँ और बताऊंगी। प्लीज इनको चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेट मत करना, जो मौर्य डायनेस्टी के थे, अशोका के ग्रैंडफादर, उससे रिलेट नहीं करना। मौर्य डायनेस्टी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वो पहले ही जाकर खत्म हो चुकी है। उनके कुछ टाइम बाद ये गुप्ता आए हैं। गुप्ता में सबसे फर्स्ट आपके रहेंगे चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त आप कह सकते हो। इनके बाद आएंगे इनके बेटे बच्चे हु इज कॉल्ड समुद्रगुप्त। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे काम करने वाले समुद्रगुप्त। और उस टाइम पे ना ये रिवाज हुआ करता था, और कई जगहों पर आज भी ऐसा होता है कि अपने पिता के नाम पर अपने बेटे का नाम यूजुअली लोग रखते हैं। तो कहते हैं समुद्रगुप्त ने अपने पिता के नाम पर यानी कि चंद्रगुप्त वन के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा, तो नाम रखा चंद्रगुप्त टू। ये जो है यहीं पे गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत होती है, यहाँ से, और यहाँ पे जो ऑलमोस्ट खत्म एंडिंग हो जाती है गुप्ता एम्पायर की। इतना ही लॉन्ग टर्म तक ये चल पाता है। कुछ और यहाँ पे छोटे मोटे रूलर्स आते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। ये बात पहले आपको समझ में है कि हाँ जी इसमें कौन कौन आए। अब देखो यहाँ पे कहते हैं 6 टन का पिलर है ये, वॉज इरेक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू। और देखो किसने, किसके टाइम पीरियड पे बनाया गया था, इरेक्ट कराया गया था किसके टाइम पीरियड पे, चंद्रगुप्त टू के टाइम पीरियड पे। लास्ट में बना है काफी, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर रहे थे, ठीक है जी। इट वॉज प्रोबेबली इरेक्टेड, पता है इसके लिए कहा जाता है कि पहले इसे कहीं और लगाया गया था, बाद में वहां से हटाकर फिर इसको जो है कुतुब मीनार के जस्ट सामने महरौली दिल्ली में उसके बाद लगाया गया था, यानी कि पहले कहीं और था ये। पहले कहा था, कहते हैं मध्य प्रदेश में जो उदयगिरी केव्स है ना, उनके जस्ट सामने लगाया गया था। आपने ऊपर अभी अजंता केव्स देखी थी, अजंता केव्स भी आपके मध्य प्रदेश में, क्योंकि इनका जो मेन रूल रहा मध्य प्रदेश के आसपास काफी अच्छा एरिया इनका सेंट्रल पार्ट वो रहा था। तो इन्होंने मध्य प्रदेश में जो उदयगिरी केव्स थी उनके आगे जो है फर्स्ट टाइम बनाया था। बाद में कुछ सेंचुरीज बाद, कुछ 100 सालों बाद दिल्ली में ये लोग इसको ले आए थे। कहते हैं विष्णु जी को डेडिकेट करते हैं ये, और जो इस पे इंस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, और इंस्क्रिप्शन में मैंने बोला था कि किंग की क्या विक्ट्री रही है, किंग ने क्या अचीव करा है, वो सब ये उस पे इंस्क्राइब करवाते थे, ताकि बहुत लॉन्ग टर्म तक भी वो लिखा रहे और लोगों को वो चीजें याद रहे। अब देखो दोनों यहाँ पर क्या बातें कह रहे हैं, ओ माय गॉड दिस इज सो फैसिनेटिंग। भाई बहुत बढ़िया चीज है ये तो, हमें तो इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलो देखते हैं, और इस किंग के बारे में, इनके एम्पायर के बारे में और भी बहुत कुछ चीजें जानते हैं। तो कहते हैं चलो अब जरा अपनी एक एक्साइटिंग जर्नी शुरू करते हैं, गुप्ता एम्पायर के इतिहास की शुरुआत करते हैं। कहते हैं आपको जरा इसको मिस नहीं करना है। यहाँ पे एक बात यहाँ पे कही गई है, मैंने वही बताया आपको कि बहुत, अगर हम कुछ टाइम तक भी लोहे को एज इट इज रखा रहने तो उसमें जंग लग जाती है, वो बहुत जाहिर है। लेकिन आज भी जो साइंटिस्ट हैं वो इस सीक्रेट को अनकवर कर रहे हैं, उसका बेसिकली खुलासा कर रहे हैं कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे। और उनका ये मानना है कि उसमें बहुत ही यूनिक, बहुत अलग प्रकार की पतली सी लेयर का इस्तेमाल करा गया था, जो कि स्पेशल आयरन से बनती है वो, ठीक है। और ऑक्सीजन का यहाँ पे इस्तेमाल करा गया पहले से ही, जो कि इस आयरन के सरफेस पे लगी हुई है। मतलब बेसिकली कुछ यहाँ पे अलग सी टेक्निक का इस्तेमाल करा गया, अलग ही कौन सी स्किल्स का इस्तेमाल करा गया, और वो करके जो है हमने इसको डेवलप करा था, जो कि आज तक भी इस लोहे के पिलर पे जंग नहीं लगी है। कोरोजन का मतलब होता है जंग, रस्टिंग, वो नहीं होना। अच्छा अब देखो बात करते हैं, जरा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ठीक है जी। कहते हैं बाय 3rd सेंचुरी सी जो कुशना एम्पायर था। देखो 3rd सेंचुरी सी बात कर चुकी हूँ, सी का मतलब होता है एडी, बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको पता है। नंबर लाइन होती है यहाँ पे 0 यानी कि क्राइस्ट का बर्थ, क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम जो होता है उसे हम बोलते हैं एडी। ये आज के टाइम पे हम उसको बोलने लगे सीई, और जिसके पहले का टाइम होता है इस
क्राइस्ट के बर्थ से पहले का, उसे हम पहले बोलते थे बीसी, और आज हम उसको बोलने लगे हैं बीसीई। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। अब लेकिन हमें अब इसको बोलने लगे हैं हम लोग सीई यानी कि कॉमन एरा, और इसे हम लोग बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। अब ये जो इसके बाद है वो 1 साल 2 साल 3 साल करके 100 साल, 100 साल करके 1000 साल, फिर उसके बाद आएगा 2000 साल, और आज हमारे पास चल रहा है 2025। और यहाँ पे 3rd सेंचुरी सी यानी कि 300 यहाँ पे, ये हम बात करें हमने गुप्ता पीरियड की। अगर आप इससे पहले जाओगे तो यहाँ पर ये माइनस होता रहेगा और लंबा, और टाइम जो है वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। जितने आप इसके करीब जाओगे इतने अपने टर्म के पास, अपने आज के टाइम के पास, उतना वो कम होता रहेगा। बेसिक सी भाषा में हमने पहले आप लोगों को समझाया हुआ। अगर आप लोग मेरी वीडियोस बहुत कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हो तो अभी तक आप लोगों को ये नंबर लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा हिस्ट्री में। अब देखो मैंने कहा था कि हमें इस मैप की जरूरत पड़ेगी। आपको दिख रहा है कि नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में जो आपका एक कृष्णा एम्पायर फैला हुआ था, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा दिखा आपको यहाँ पर। चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, पार्ट नंबर 1 में कवर अप करा हुआ है। वीडियो नहीं देखी जाके आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। कहते हैं ये फैला हुआ था नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में, सब कॉन्टिनेंट में। ये जो है वीक होना शुरू हो गया, स्टार्टेड टू वीकेंड। ये क्या हो गया बच्चा, ये वीक होना शुरू हो गया। अब जब भी कोई भी एम्पायर वीक होता है, बहुत बड़ा सा एम्पायर था, तो वहां पे जाहिर है धीरे धीरे करके छोटे छोटे जो किंगडम्स है वो यहाँ पे इमर्ज होते हैं। सेटिंग अब वो यहाँ पर हो रहा था, सेटिंग द स्टेज फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, यानी कि अब यहाँ पे ऐसा टाइम आ रहा था, ऐसा पीरियड आ रहा था जब दोबारा से यहाँ पे जो कुछ डायनेस्टीज हैं, कुछ छोटे मोटे किंगडम्स हैं, वो कंसोलिडेट होंगे, वो आके मिलेंगे। और जो नया एक्टर रहेगा इस स्टेज पे वो यहाँ पे रहेंगे आपकी गुप्ता डायनेस्टी। ये बात समझ में आई। कहते हैं देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ गुप्तास। कहते हैं बहुत सी थ्योरीज है इसके पीछे कि हाँ जी गुप्तास का ओरिजिन कब हुआ, कैसे हुआ। लेकिन हाँ जो विश्वास करा जाता है, जिसपे जो जिसको काफी माना जाता है, हम ये मानते हैं कि जो गुप्तास है ना वो आज का जो यूपी वाला टाइम है ना, वहां पे इमर्ज हुए थे एज रीजनल रूलर्स। की पहले जो है क्या था, एक छोटे से रीजन पे ये लोग राज कर रहे थे, बाद में जो है धीरे धीरे करके इनका जो बेसिकली एम्पायर था वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहा, जो इनका किंगडम था। यानी कि आज के यूपी वाले पार्ट से ये लोग इमर्ज हुए थे। अब आपको यहाँ पे ये चीज क्लियरली देखने को मिल सकती है। ये देखो आपका यूपी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ पे जो ये लोग धीरे धीरे करके इमर्ज हुए थे। समझ में आ गया। चलो कहते हैं ओवर टाइम दे रोज टू प्रोमिनेंस, और धीरे धीरे करके वो खुद इंपॉर्टेंट होने लग गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा पावरफुल एम्पायर जो एस्टैब्लिश कर लिया। कहते हैं गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड रिमार्केबल इन इंडियन हिस्ट्री। इंडिया के इतिहास में बहुत रिमार्केबल माना गया है इनको। एंड इज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन मेनी एरियाज, और उन्होंने बहुत बहुत जगहों पर बहुत चीजों में कई डेवलपमेंट भी करी। आर्ट में, आर्किटेक्चर में बहुत कुछ चीजें, लिटरेचर, साइंस, सब कुछ उन्होंने जो यहाँ पर किया था। पर्टिकुलरली चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ये तो बहुत हुआ। तभी हमने देखा था आयरन पिलर जो था हमारा, वो भी इन्हीं के टाइम पर बनाया गया था। तो यानी कि इनके टाइम पे आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस सब कुछ बहुत पीक पे था। और ये जो इनकी लेगेसी थी, जो इनके द्वारा छोड़ी गई थी, वो आज भी कंटिन्यू वहां पर कर रही है। अच्छा, कहते हैं जो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन है ना, वो आयरन के पिलर पे दिल्ली पे, वो यहाँ पर बताता है स्पीक्स ऑफ अ किंग नेम्ड चंद्र। वो बताता है बेसिकली हमें चंद्र नाम के किंग के बारे में, जिनको हम बोलते हैं चंद्रगुप्त टू। नॉट टू बी कंफ्यूज विद चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने पहले ही बोला कि आपको इनको मौर्य एम्पायर के जिनके बेटे और के बेटे यहाँ पे अशोका भी रहे, उन मौर्य एम्पायर से रिलेट नहीं करना है। वो अलग है चंद्रगुप्त मौर्य, जिनसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में चंद्रगुप्त टू के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने बताया जो फाउंडर रहे वो रहे चंद्रगुप्त वन, उनके बाद उनके बेटे आए आपके समुद्रगुप्त, जिन ठीक है, और उनके बाद जो इनके बेटे आएंगे चंद्रगुप्त टू। इस तरीके से ये आएंगे। इनके पापा के नाम पे इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था। अच्छा, कहते हैं चंद्रगुप्त टू ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। प्लीज प्लीज हाईलाइट दिस, प्लीज अंडरलाइन दिस कि हाँ चंद्रगुप्त टू यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। हालांकि हम लोग बाद में इसके नोट्स और जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता देना ताकि मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँ। अगर आपको इस चैप्टर के अलावा कोई और वीडियो चाहिए हो जो अभी तक मेरे चैनल पे अवेलेबल ना हो, हालांकि 1st to 6th की अवेलेबल है, 7th की नहीं थी, 8th 9th की भी अवेलेबल है, 10th की भी अवेलेबल है। आप लोग काफी पसंद कर रहे हो इन वीडियोस को। 11th 12th की अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोगों को वाली वीडियोस भी चाहिए तो आप प्लीज मुझे जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं कौन सी वीडियो को बहुत जल्दी से लेकर आऊं। चंद्रगुप्त टू जिनको विक्रमादित्य कहा गया, प्लीज रिमेंबर दिस, विक्रमादित्य वाज वन ऑफ द रिनोन्ड रूलर्स। गुप्ता डायनेस्टी के बहुत जाने माने रूलर ये रहे हैं और हैं थे, मतलब बेसिकली ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु जी। प्लीज रिमेंबर दिस कि जो गुप्ता डायनेस्टी रही है वो काफी ज्यादा विष्णु जी को काफी मानती थी। अभी इनकी वाइफ आएगी ना, वो भी विष्णु जी को ही बहुत मानती थी।
एंड हिज माउंट, माउंट यानी कि जो उनका वाहन है, विष्णु जी का वाहन क्या है, गरुण देव, उनके गरुण देव है ना, तो गरुण देव की यहाँ बात करी गई। अगर देख लिया आपको, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा कि जी गरुण देव कौन होते हैं मैम, हम समझ नहीं पा रहे हैं गरुण देव कौन, तो अभी जरा बताती हूँ, एक सेकेंड। देखो, ये आपको दिखे, आप दिख रहे हैं आपको गरुण देव, ये आपको देखो दिख रही इनकी सवारी, देखे आपने, अब याद आए कुछ, रामायण याद आई, रामायण में राम जी के साथ भी इनका रोल रहा है गरुण देव का, याद आए आपको, बस इनकी बात मैंने यहाँ पर करी है, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं, तो कहते हैं और इन बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में इनके बारे में ही बात करी गई है। तो बेसिकली ये जो थे वो विष्णु जी के काफी डिवोटी थे, काफी उनको मानते थे। कहते हैं हैव यू नोटिस सेकंड, अब देखो मैंने बोला ना सेकंड, आपने नोटिस करा यहाँ पे चंद्रगुप्त टू, मैंने बोला आपको, ठीक है, इनके नाम में हिस्टोरियंस ने बेसिकली ये चीज यहाँ पे ऐड करी थी, बिकॉज हमने इनसे पहले बहुत सारे चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया है। पहली बात तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि मौर्य डायनेस्टी के थे, फिर चंद्रगुप्त वन आते हैं, ये इस गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर, फिर चंद्रगुप्त टू भी आते हैं, समुद्रगुप्त के बेटे। तो बहुत बार वो ये समझते कंफ्यूज रहेंगे हम, इसीलिए हमने बोला कि चंद्रगुप्त भी थे इनके ग्रैंडफादर जो थे। हालांकि ये जो ट्रेडिशन था, मैंने बोला कि अपने बेटे का नाम अपने पिता के नाम पे रखने का, ये बहुत था उस टाइम पे, इवन आज भी कई जगहों पर ऐसा होता है। तो चंद्रगुप्त वन जिनकी हमने बात करी है, जो इनके फाउंडर थे, आपको प्लीज याद रखना, जो गुप्ता एम्पायर है, जो गुप्ता डायनेस्टी है, उनके जो फाउंडर है वो कौन है, आपके चंद्रगुप्त वन है। कौन है, वन। इनके बेटे कौन थे, आपके समुद्रगुप्त, वेरी गुड। फिर इनके बेटे कौन थे, चंद्रगुप्त टू, रिमेम्बर, समझ में आ गया। इनको ही हमने बोला विक्रमादित्य के नाम से, हमने भी इनको बोला है। अच्छा, बोलते हैं यहाँ पे गुप्ता एम्पायर को फैलाने में, अर्ली एक्सपेंशन करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, फाउंडर थे ये। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज कॉइन्स एंड स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, उनको जाना जाता है उनके कॉइन्स के बेसिस पर, उनके कॉइन्स के नाम पर उनको जानते हैं हम, और उनके जो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस थे, जो उन्होंने दिमाग लगा के कुछ गठबंधन फॉर्म करे थे, अलायंसेस फॉर्म करे थे, लोगों से मिला जुला करी थी, उसके रूप से इनको जाना जाता है, जिन्होंने उनकी पावर को एक करने में, कॉन्सोलिडेट करने में हेल्प करी, और इस स्ट्रॉन्ग एम्पायर की फाउंडेशन रखी, यानी कि नींव रखी बेसिक से भाषा में। अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है गोल्ड कॉइन है, जो कि चंद्रगुप्त वन को यहाँ पर दिखा रहा है, उनकी वाइफ यहाँ पर खड़ी हुई है, क्वीन बेसिकली कुमार देवी, और दूसरी साइड पे यहाँ पे लक्ष्मी जी को यहाँ पर दिखा रखा है। अब जरा बात करते हैं वॉरियर किंग समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं, जो कि चंद्रगुप्त टू के फादर थे और चंद्रगुप्त वन के बेटे, इनकी बात करते हैं। कौन नाम है इनका, क्या कौन नाम है, यानी क्या नाम है इनका, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में एक बात यहाँ पर है, आपको ये वर्ड दिख रहा है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति एक वर्ड है जो कि बेसिकली यूज करते हैं हम किसी भी रूलर की, किसी इंसान की प्रशंसा करने के लिए, उसकी तारीफें करने के लिए बहुत ज्यादा, एंड इवन कई बार तारीफें बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब बेसिकली तारीफों में या तो कुछ सच होता है, जाहिर है, कुछ तो उसमें सच ना सच, कुछ ना कुछ सच लिखा हुआ उसके अंदर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो थोड़ी सी एक्सेजरेट करके बढ़ा चढ़ा कर लिख दी है, उसे हम बोलते हैं प्रशस्ति, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति, जो कि प्रयागराज, जो कि आपका यूपी में है, वाराणसी, उसमें इनके बारे में, बेसिकली समुद्रगुप्त के बारे में, उनकी प्रशंसा करते हुए उनके अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है, जो कि प्रयागराज पे एक पिलर पे इंस्क्रिप्शन है बेसिकली। अच्छा जी, चंद्रगुप्त टू के जो फादर थे, मैंने बोला, इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इनके ऑथर कौन है, किसने लिखा होगा ये, इन्होंने खुद नहीं लिखा, इन्होंने लिखवाया था अपने कोर्ट पोइट से। कोर्ट पोइट क्या होता है, हर एक राजा का एक कोर्ट होता है, उस कोर्ट में उनके बारे में लिखने वाला एक पर्सन होता है कई जगहों पे, जो वो खुद हायर करते हैं, खुद होते हैं उनके। तो इनके समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोइट थे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है हरिसेना। क्या थे वो, क्या नाम था उनका, हरिसेना इनका नाम था। इन्होंने जो इसके बारे में लिखा था, अब पता है इन लोगों को इनकी तारीफें लिखने के लिए, इनके बारे में लिखने के लिए थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, पैसे मिल रहे हैं, और पैसे मिल रहे हैं तारीफें लिखने के लिए ही, तो कुछ तो बात उसमें सच लिखी होगी, और सपोज उसमें 60% या 65%, 70% कुछ सच चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन बाकी का 30 से 35-40% उसमें बहुत बड़ा चढ़ाकर चीजों को लिखा हुआ है। अगर फॉर सपोज, अगर तारीफ ये है, अगर उन्होंने जो अचीव करा है वो ये करा समुद्रगुप्त ने, फॉर सपोज कि एक साथ उन्होंने 150 आदमियों को मारा, मान लो फॉर सपोज ऐसा करा, अब जो प्रशस्ति में लिखा होगा ना, वो लिखा होगा एक साथ उन्होंने 250 या 300 आदमियों को मारा, ये यहाँ पर पॉइंट हुआ करता था, ये यहाँ पर ऐसा करा करते थे। अब ये चीज आपके बुक पे नहीं है, मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ कि हाँ जी ऐसा होता था। यहाँ पे बस लिखा हुआ है कि हाँ जी प्रशंसा करते हुए यहाँ पर बातें लिखी हुई थी, और ये उनके कोर्ट पॉइंट, जो कि समुद्रगुप्त के थे कोर्ट पॉइंट, हरिसेना नाम के, उन्होंने ही लिखा था। जो किंग के एम्बिशन के बारे में, किंग का एम्बिशन क्या था बेसिकली, धरानी बंध। धरानी बंध का मतलब क्या होता है, धर को, धर यानी कि धरती को, अपनी माँ को बांध के रखना,
एक साथ रखना, उनको कंसोलिडेट रखना, यूनिफाई करके रखना अपनी अर्थ को, अपनी धरती को। और कहते हैं ऐसे यूनिफाई रखने के लिए अपनी धरती को उन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े थे, डिफीटिंग किंग्स, बहुत सारे किंग को हराया भी था, टेकिंग ओवर देयर किंगडम्स, उनके किंगडम्स को हड़प लिया था, बेसिकली अपने अंडर कर लिया था, और अपने एम्पायर को बहुत एक्सटेंड किया था। कहते हैं जो बहुत से डिफीटेड किंग्स थे, यानी कि जिन किंग्स को हरा दिया गया था, कुछ तो किंग ऐसे थे जो कि वो रीइंस्टेटेड एंड ऑफर ट्रिब्यूट टू समुद्रगुप्त, यानी कि देखो समुद्रगुप्त की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में उनके कोर्ट पॉइंट हरिसेना ने जो पिलर का इंस्क्रिप्शन है वहां पे प्रयागराज में, उनकी प्रशस्ति बेसिकली उसके वहां पे लिखा। अब इनके बारे में बात करते हुए मैंने कहा कि ये बहुत पावरफुल एम्पर थे ये। तो इन्होंने क्या किया था, जब बहुत से इन्होंने वॉर करे थे अर्थ को यूनिफाई करने के लिए, एक मात्र एक रखने के लिए, अब उस वॉर में बहुत से किंग को हराया और कुछों की तो राजगद्दी अपने अंडर ले ली। लेकिन कुछ के साथ ऐसा किया था, फॉर सपोज जैसे जैसे पहले के टाइम पे होता था ना, पहले के टाइम पे क्या हो रहा था, हमने कई बार ऐसी चीज पढ़ी भी थी कि फॉर सपोज कोई एक राजा है, उसने किसी को हराया, किसी एक रूलर को हराने के बाद उन्होंने कहा कि तुम खुद अपनी गद्दी संभालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको औरंगजेब याद होंगे, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। और बहुत से मतलब बहुत रूलर्स ने सेम चीज करी है कि आप अपनी गद्दी संभालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मुझे इसके बदले में ट्रिब्यूट दोगे, यानी कि हर महीने, हर कुछ हफ्ते बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप मुझे गिफ्ट दोगे। अब चाहे मैं आपसे जो मांगू, आपसे टैक्स मांगू, आप टैक्स दोगे अपने रेवेन्यू का, आप मुझे अपने प्रोड्यूस दोगे, आप मुझे गिफ्ट दोगे, जो मैं आपसे कहूंगा आप मुझे दोगे, ताकि मैं तुम्हारी गद्दी खुद ना ले लूं। इसलिए यहाँ पर तो वही यहाँ पर बात करी गई, तो कुछ तो उन्होंने ऐसे करा, और कुछ के साथ कुछ तो वो खुद ही डर गए, हो भाई ये आ गए, उन्होंने खुद ही अपनी राजगद्दी इनको दे दी, बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना लड़ाई झगड़ा करे। जो किंग उनसे लड़े और लड़कर हार गए, तो हार के उन्होंने कहा तुम गद्दी संभालो, बस तुम मुझे ट्रिब्यूट देते ना हर महीने या जो भी टाइम पीरियड आपका उसके अकॉर्डिंग। और कुछ लड़े नहीं, उन्होंने कहा नहीं भैया हमें लड़ना नहीं, आप पैसे ही ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे भी किंग यहाँ पे रहे थे। कहते हैं हरिसेना ने यहाँ पे लिखा है उसके इनके बारे में भी कि किस तरीके से जो इनके किंग थे, यानी कि समुद्रगुप्त थे, उन्होंने आर्ट को, लर्निंग को, ट्रेड को सपोर्ट करा, उसकी बहुत उसकी प्रशंसा करी और अपने किंगडम को रिच बनाया और बहुत सक्सेसफुल बनाया। कहते हैं समुद्रगुप्त को, यहाँ पे प्लीज ये बात भी याद रखना कि समुद्रगुप्त को दिखाया गया है कई जगहों पे, उनके कई कॉइन्स में, बात बहुत सच है कि उनके कॉइन्स में उनको दिखाया गया कि वो वीणा बजा रहे हैं। आपको यहाँ पे दिख रही है कि वो वीणा बजा रहे हैं। और वीणा क्या होता है आपको पता है? दिखाती हूँ एक सेकंड आपको और अच्छे से पिक्चर में कि वीणा क्या होता है। ये देखो, ये दिख रही है आपको, इट्स कॉल्ड वीणा। तो कहते हैं इनको कई जगहों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए के रूप में भी यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। तो वही आपको जो पिक्चर यहाँ पे दिखा रखी है, और सेकंड साइड जो है लक्ष्मी जी है, जो कि हर जगह पे दिखा रखी है। ये लोग लक्ष्मी जी को भी बहुत मानते थे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कहा गया, लेट्स रिमेम्बर, एम्बिशियस किंग समटाइम्स परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ which is called यज्ञ टू बिल्ड माइटी एम्पायर्स एंड लीव अ लेगेसी फॉर द फ्यूचर। और ये जो इवेंट हुआ करता था, इसको हम कॉइन्स पे छपवा दिया करते थे, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है अश्वमेध यज्ञ, जो भी यहाँ पर किंग करता था सेक्रीफाइस कर कर, वो यहाँ पर दिखाते थे। नाउ व्हाट इज अश्वमेध यज्ञ? आई थिंक हमने पहले भी जिक्र करा हुआ है, लेकिन जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है पहले कुछ और वीडियोज में, तो मैं दोबारा बताती हूँ एक बार। कोई भी राजा, जैसा आपने देखा होगा राम जी थे ना हमारे, आपको प्लीज उससे भी याद आ गया होगा, राम जी ने भी अपनी पावर को अपने बेसिकली पूरे के पूरे एम्पायर में फैलाने के लिए उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में बेसिकली होता क्या है, एक राजा होता है और वो राजा जो है घोड़े को छोड़ देगा पूरे एम्पायर में घूमने के लिए। अब जो भी एम्पायर है उसमें और भी छोटे मोटे किंग्स हैं। अब वो जो घोड़ा होगा वो हर एक किंग के पास होके गुजरेगा, जिस भी किंग के एरिया से, जिस भी किंग ने उसको गुजरने दिया आराम से, यानी कि उसका मतलब है कि उस किंग ने एक्सेप्ट कर लिया कि जिसका भी ये यज्ञ, ये घोड़ा जिसका भी है, मैं उनकी सोवरनिटी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट अब तो सबको पता होता है कि हाँ, वो जो पर्सन है, वो जो राजा है, वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है हमारे एम्पायर में। अब सबको पता है, सारे राजाओं को पता है। अब जिस भी राजा ने उस घोड़े को, उसमें टंगा होता है, लिखा होता है कि हाँ जी ऐसे करके, उस घोड़े प्रॉपरली सब चीजें लिखी होती हैं, पता होता है कि हाँ जी ये ऐसा यज्ञ अश्वमेध का यज्ञ है, तो उसके लिए यहाँ पर इसको अश्व को छोड़ा गया, यानी कि घोड़े को छोड़ा गया है। जिस भी एम्पायर, जिस भी किंगडम से, किसी भी किंग से ये घोड़ा निकलेगा, अगर वो किंग, अगर उस किंग ने इस घोड़े को रोक लिया, यानी कि वो ये कहना चाहता है कि तुझे मैं आगे नहीं जान दूंगा, और जो भी तेरा राजा है जिसने भी ये घोड़ा भेजा है, मैं उससे लड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने एम्पायर में, अपने किंगडम में उसका राज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तब मैं उसको रोकूंगा। अगर किसी राजा ने उसको नहीं रोका और वो उस वाले एरिया से निकल गया, यानी कि ये जो यहाँ पे राजा रहा, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी, जिसने भी यहाँ पर ये भेजा हुआ है घोड़ा, मैं उसको अपने ऊपर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्या है ये बाहर इरिटेट कर रहा है? तो सिंपल सी भाषा, आपको आवाज तो नहीं आई कुछ? बहुत ऐसे घंटी बज रही थी बाहर,
मैं दोबारा एक बार बोलती हूँ मैंने क्या बोला कि यहाँ पे यज्ञ यज्ञ हुआ है, यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ, अश्व इज व्हाट, घोड़ा, ठीक है। तो अश्व को यहाँ पर भेजा गया है कि यज्ञ करके, और उस पे अश्व पे क्लियरली मेंशन होता है कि हाँ जी ऐसे ऐसे करके मैं राजा हूँ और मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि इस घोड़े को रोकना है तो तुम यहाँ पे मुझसे लड़ना पड़ेगा, ऐसे करके यहाँ पे लिखा होता है उस पे। अब जब वो घोड़ा किसी भी एरिया से होकर निकलता है, जब वो घोड़ा किसी भी एरिया से होकर निकलता है, वहां का जो भी किंग है, अगर वो इस घोड़े को रोकता है, यानी कि वो ये बोल रहा है कि जो भी तेरा राजा है उसको बुला, उसको लेकर आओ, और मैं उसकी राजगद्दी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि घोड़े के साथ एक आधा गार्ड वगैरह वो लोग भी चल रहे होते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई उसका है ये, आपको रोकना है क्या, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको लड़ना है हमारे राजा से, कि हाँ मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं उनको अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर उसने गुजरने दिया, यानी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे से ऊपर हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो जहां जहां से भी वो होकर निकलेगा, अगर उन्हें कोई रोकता है तो उसको लड़ना पड़ेगा उस राजा से। अगर कोई भी नहीं रुकेगा, यानी कि अब हमारे ऊपर वो राजा राज करेगा और हमें उस बात में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉल्ड अश्वमेध याग। तो जाहिर सी बात है इससे एक बहुत बड़ा एम्पायर बन जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया से होकर निकलेगा, कोई नहीं रोक रहा है उसको, यानी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आ गई वाली बात? तो ये आपको यहाँ पर बताया गया था। अच्छा, अब जरा आगे देखते हैं, आगे क्या बात करेंगे। कहते हैं सम लिटरेरी सोर्सेज गिव अस डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स, किंगडम्स एंड द पीपल। अब देखो पहली बात तो इतिहास में आपके पास दो सोर्सेज होते हैं, जिसके बाद जिस चीज से आपको इतिहास के बारे में पता चलता है। एक हमारे पास होता है लिटरेरी सोर्स, एक हमारे पास होता है बच्चा आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स। मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, हालांकि इस चीज को दोबारा पढ़ लेते हैं, लेकिन एक होते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स का मतलब होता है बेटा कि जहां पर फॉर सपोज अगर हमें इतिहास के बारे में पता चल रहा है कोई लिखी हुई चीज से, हम किस चीज को पढ़ रहे हैं, कोई इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कोई मनुस्क्रिप्ट लिखी हुई है, कोई पाम लीफ पर कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ लिखा हुआ है, वो लिटरेरी है, वो लिटरेचर में वो लिखा हुआ है। अब मैं उसको पढ़कर इतिहास के बारे में जान रही हूँ कि 8 से 100 साल पहले ऐसा हुआ करता था, वो है लिटरेरी सोर्स। समझ में आ? लेकिन अगर वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है तो मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ, बल्कि मैं कोई चीज स्टडी कर रही हूँ, मुझे कोई लकड़ी का टुकड़ा मिला है, मुझे कोई लोहा मिला है, मुझे एक पूरी की पूरी जगह मिली है, साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन, आईवीसी याद है आप लोगों को, मुझे पूरी की पूरी जगह मिली है। वो क्या है? इतिहास को जानने का एक सोर्स है, उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। कोई ऑब्जेक्ट मिला है, कोई आर्टिफैक्ट मिला है, कोई कुछ भी चीज मुझे यहाँ मिली है, उसको मैं देखकर स्टडी कर रही हूँ, तब इतिहास के बारे में जान रही हूँ, तो वो जो चीज है वो आपकी आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अगर मैं कोई चीज पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ के पता चल रहा है कोई चीज, कोई लिखी हुआ सोर्स है, उसे हम बोलेंगे लिटरेरी सोर्स। समझ में आ गया? ठीक है जी। कहते हैं विष्णु पुराण, आपको पता है बेसिकली, ठीक है, जिसमें विष्णु जी के बारे में हर एक चीज, हर एक कथा है उनकी। कहते हैं लिटरेरी सोर्सेस से हमें काफी डिटेल में डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिलती है, पढ़कर उन सब चीजों को कि हाँ जी उस टाइम पे रूलर्स कैसे हुआ करते थे, उस टाइम पे किंग कैसे थे, उस टाइम पे किंगडम कैसे थे, उस टाइम पे लोग कैसे थे, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। अब यहाँ पे कहते हैं विष्णु पुराण में बहुत चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। रीजन में आपके एम्पायर में अलग अलग रीजन कौन कौन से थे, हमें उसके बारे में बताया गया विष्णु पुराण में। कहते हैं गुप्ता डायनेस्टी एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर रूल कर रही थी, बेसिकली अभी दिखाऊंगी, देखो देख ही लो। ये आपको दिख रहा है, एक सेकंड रुको, ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है आपको पूरा का पूरा, यहां से लेकर के पूरा नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया और ये ईस्टर्न इंडिया, ये पूरा का पूरा पार्ट किसका था? आपका गुप्ता एम्पायर का हुआ करता था, गुप्ता डायनेस्टी का हुआ करता था। अब मैंने क्या बोला भैया कि अब देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि गुप्ता डायनेस्टी जो है वो मिडल गैंगेटिक प्लेन, जिसे हम बोलते हैं अनुगंगा, बीच का गंगा वाला पार्ट, प्रयाग यानी कि जो प्रयागराज है आज का यूपी, साकेत यानी कि अयोध्या, मगध जो कि बिहार के आसपास का रीजन है, और आसपास के बहुत सारे रीजन के सब गुप्ता डायनेस्टी के अंडर आ रहे थे। लेकिन अगर बात करूं बिल्कुल पीक लेवल पे, बिल्कुल टॉप पे सबसे ज्यादा, यानी कि बहुत बड़ा एरिया, जो लार्जर बहुत बड़ा एरिया रहा गुप्ता एम्पायर का, वो क्या रहा? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया। अभी मैंने पूरा का पूरा बताया था आपको, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और ईस्टर्न, ये पूरा का पूरा पार्ट किसका रहा? आपका गुप्ता एम्पायर का रहा था। कहते इमेजिन करो क्या होगा, व्हाट इट वुड हैव एंटेल्ड टू मूव अ होल आर्मी। क्या लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी आपको, पूरी की पूरी आर्मी है, फॉर सपोज सोल्जर्स है उसमें, एलिफेंट्स है उसमें, घोड़े हैं, कुक्स है, बाकी स्टाफ है, अगर मुझे सबको एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पे लेके जाना है तो उसमें कितनी मेहनत लगा करती होगी। तो जो भी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी किंग्स हुआ करते थे, फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर मेरा एरिया है और अब मैं यहाँ पे मैं एक वॉर लड़ने जा रही हूँ, मैं अपनी पूरी की पूरी आर्मी को यहाँ पे लेके जाऊंगी, तो यहाँ से मुझे सारा खाना, हर एक चीज को ट्रांसपोर्ट कराने में कितनी मेहनत लगेगी।
लेकिन जो भी इसके आसपास के किंग्स हैं, जो कि ट्रिब्यूटरी किंग्स हैं, मेरे अंडर हैं, वो मुझे हर महीने हर कुछ टाइम बाद एक ट्रिब्यूट पे करते हैं, गिफ्ट पे करते हैं, रेवेन्यू पे करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को अपने ऊपर एक्सेप्ट कर रखा है, क्योंकि वो मेरे से हारे हुए पहले। तो अब ये काम ये लोग करेंगे, यहाँ पे खाना सप्लाई करने का, अपने हॉर्सेस, अपनी एलिफेंट्स, अपनी आर्मी, इससे पहले मैं यहाँ से लेकर जाऊं, ये लोग यहाँ पे उस चीज को सप्लाई कर देंगे। ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब आप लोगों को ये दिखे कितना बड़ा एरिया है। ये आपको कामरूप दिखा, असम वाले पार्ट में है, वकाटका थोड़ा सा लोअर पार्ट में है, पल्लवा यहाँ पर है। ये आपको दिख रही है नदियां हैं ये सब, और ये जो काशी है, साकेत है, वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध, ताम्रलिप्ति, उज्जैन, इंद्रप्रस्थ, ये सब क्या है आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपकी सिटीज के नाम आपको यहाँ पर दिखा रखे। चलो जी, अब आगे बात करते हैं जरा हम यहाँ पे ट्रैवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन गुप्ता एज। कहते हैं गुप्ता के टाइम पे ट्रैवलर्स के अकाउंट की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज ट्रैवलर्स अकाउंट, एक आपको पिक्चर दिखाती हूँ। अब मैंने आप लोगों को पहले भी चीज बताई हुई है कि पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि जो कुछ चाइनीज, मतलब बेसिकली चाइना से कुछ पिलग्रिम हुआ करते थे, जो कि अलग अलग शहरों में, बेसिकली इंडिया में वो लोग आते थे इंडिया के बारे में जानने के लिए। मैंने बता रखा है आपको। ऐसे ही एक चाइनीज के ट्रेवलर थे जो कि इंडिया में आए थे बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए। बुद्धिज्म यानी कि बुद्धा, यानी कि गौतम बुद्धा, जो कि आज के टाइम पे लॉर्ड बुद्धा भी है। गौतम बुद्धा बोलूंगी मैं, लॉर्ड वर्ड नहीं यूज करूंगी, बिकॉज लॉर्ड वर्ड वर्ड जो कि ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, तो लॉर्ड वर्ड हम नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे जो हमारे गौतम बुद्धा है थे, मतलब बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने बेसिकली आपको पिक्चर दिखा रखी है कि उनका रूट क्या रहा था। फाशियान नाम था उनका। फाशियान थे जो कि चाइना से आए थे, तो वो यहाँ वाले एरिया से उठकर ऐसे ऐसे घूमकर लैंड रूट से पूरा का पूरा होकर इंडिया में आए थे। इंडिया में अलग अलग रीजन्स में ये रहे। आपको दिख रहा है ना, पाटलिपुत्र, वैशाली, श्रावस्ती, कपिलावस्तु, सारनाथ, बहुत जगहों पर ये रहे थे। एंड फिर जो है श्रीलंका मूव करा, फिर वो यहाँ पे गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर वो यहाँ पे क्रॉस होकर दोबारा से सी रूट के थ्रू चाइना आ गए थे। तो बेसिकली मेरा आपको ये पिक्चर दिखाने का मकसद इतना सा था, आपको ये बताने का दो चीजें। पहली बात कि इनका रूट क्या रहा, चाइना से कैसे कैसे करके वो आए थे, कौन आए थे, चाइना के ट्रेवलर थे, ट्रेवलर जो घूमते रहते हैं, ट्रेवल करते हैं जगह जगहों पे। और जब हमारे यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म नाम के जो रिलीजन थे वो यहाँ पे डेवलप हुए थे, उस टाइम पे बहुत सारे ट्रेवलर थे चाइना के जो इंडिया आए थे। आप आगे पढ़ेंगे हर्षवर्धन के टाइम पे, शायद आपकी बुक में नहीं है उसके बारे में, उनके बारे में हुइन सांग, यहाँ पे आपने फाशियान के बारे में पढ़ा। तो बहुत से ऐसे ट्रेवलर थे जो कि इंडिया के बारे में, इंडिया के रूलर्स के बारे में, यहाँ के एम्पायर के बारे में, यहाँ के रिलीजन के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए इंडिया आया करते थे। और फिर उसके बारे में पूरा अपना अकाउंट बनाएंगे कि हाँ जी यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पे एम्पायर कैसा है, यहाँ पे रिलीजन कैसा है, यहाँ पे राजा क्या कर रहा है, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पूरा अकाउंट बना के एक अकाउंट यहाँ छोड़ देंगे, एक अकाउंट अपने शहर ले जाएंगे अपनी भाषा में। अब देखो यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर हो रही थी। बोलते हैं कि यहाँ पर आए थे इंडिया में फाशियान, और ये अर्ली 5th सेंचुरी में आए थे। भाई मैंने बोला कि 3rd सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी तक, यानी कि 200 ईयर, मतलब 200 से लेकर के आपका 600 तक आपके गुप्ता एम्पायर रहे थे। इसमें आपके 5th सेंचुरी में आए हैं, यानी कि 501 से लेकर के 600 के बीच में ही आए थे, आए इस टाइम पे। ही सेट आउट ऑन दिस लॉन्ग। अच्छा, इस पिक्चर से जो मुझे एक और चीज आपको बतानी दैट वाज कि मैंने पहले भी जिक्र करा हुआ है कि जो लैंड रूट हुआ करते थे ना, वो ज्यादा पुराने थे दैन द सी रूट, दैन द सी रूट। हमने लास्ट चैप्टर में, आई थिंक आपकी बुक का था वो, 8th का तो नहीं है, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सिल्क रूट के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हमने भी उसके बारे में भी पढ़ा है कि हाँ जी सिल्क रूट हुआ करता था, लैंड और सी को दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक्सेट्रा। तो मैंने उसमें भी कहा था कि जो लैंड रूट हुआ करते थे, जो जमीन से जाने वाले रास्ते हुआ करते थे, वो ज्यादा पुराने थे, कि जो पहले के लोग थे वो जमीन के रास्तों का इस्तेमाल ज्यादा करते थे एज कम्पेयर टू सी के रास्ते। वो यहाँ पर कह रहे हैं बहुत अच्छा, मैं लास्ट टाइम भूल गई थी, दैट वाज तीर्थ यात्रा। मैं अभी भी कंफ्यूज ना हो जाऊं, तो नॉट पद यात्रा, नॉट रथ यात्रा, इट वाज तीर्थ यात्रा। ओके, तो कहते हैं पिलग्रिमेज, यानी कि बहुत लंबी तीर्थ यात्रा करके बुद्धिस्ट की जगहों पे, बुद्धिस्ट के लोकेशन, बुद्धिस्ट की पूजनीय साइट्स पे ये लोग आया करते थे, इतना लंबा ट्रेवल करके, यात्रा करके इतनी लंबी अपनी। ठीक है, और जो यहाँ के ज्ञानी है, इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं, उन जाने माने, उनके बारे में जानने के लिए, और बुद्धिस्ट के टेक्स्ट की मनुस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करने के लिए। मनुस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, जो पाम लीफ पर ये लोग लिखा करते थे, तो उनको कलेक्ट करने के लिए, और ताकि वो लोग वापस उसको चाइना लेके जा सके, ये लोग इंडिया आया करते थे। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि आखिर ये लोग इंडिया आते क्यों थे। तो बुद्धिस्ट के बारे में जानने के लिए, उनकी साइट्स पे जाने के लिए, उनके टेक्स्ट को कलेक्ट करने के लिए, इन सब, और यहाँ के स्कॉलर्स यानी कि ज्ञानियों से मिलने के लिए ये लोग यहाँ पे आया करते थे, उनसे सीखने के लिए बेसिकली।
कहते हैं फाशिया ने ट्रेवल किया था, काफी इंडिया में ट्रेवल करा, उनका हमारे इंडिया का कल्चर, यहाँ पे शासन कैसे हो रहा है, यहाँ की सोसाइटी कैसी है, अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ रिकॉर्ड करा, ऑब्जर्वेशन रखी और वापस जो है सब कुछ अपने होमलैंड यानी कि चाइना वो ले गए थे। आज भी जो उनका एक ट्रेवलॉग है वो आज भी सर्वाइव करता है, आज भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जो लाइब्रेरी वगैरह हुआ करती थी पहले की उस टाइम पे। अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है इस ट्रेवलॉग में, आज की भाषा में इसको ट्रांसलेट करा हुआ है, जाहिर है उन्होंने इस लैंग्वेज में नहीं लिखा था, ठीक है, बट उसको जो है ट्रांसलेट करा गया कि हाँ जी इन्होंने अपने इस लॉग में इसके बारे में क्या क्या लिखा कि गुप्ता एरा के टाइम पे लोग बाग कैसे हुआ करते थे, सोसाइटी की किंगडम की जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन रखी उसमें क्या हुआ करता था, उसकी जरा बात करते हैं। कहते हैं उन्होंने लिखा कि लोग बाग जो यहाँ पे काफी सारे थे और लोग जो है काफी खुश रहते थे। दे हैव नो नीड टू रजिस्टर हाउस होल्ड, उन्हें अपने घर को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी या किसी ऑफिशियल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिनके पास भी बहुत बड़ा सा लैंड है वो अपने जो है थोड़ा सा अपने ग्रेन का जो प्रोड्यूस हुआ है ना, बेसिकली जो अनाज है उनका उनका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो दे दिया करते थे किंग को। जो किंग के गार्ड हुआ करते थे या जो भी उनके अटेंडेंट्स हुआ करते थे, जो उनके आसपास हुआ करते थे ऑफिशियल्स वगैरह, उनकी सैलरीज हुआ करती थी, उनको कोई लैंड वगैरह वो सब देने का कोई वहां पर वो नहीं था। जो शहर हुआ करते थे वो बहुत बड़े थे, खासकर जो आप देखोगे मिडल किंगडम वाला जो पार्ट था वो बहुत ज्यादा था, हमने देखा था ना अनुगंगा, मिडल गंगेटिक प्लेन्स वो बहुत ज्यादा था। और जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं यानी कि जो इनहैबिटेंट्स हैं वो काफी रिच हैं, पैसे वाले हैं, हरे भरे हैं पैसों में बहुत, और काफी दयालु हैं और बिल्कुल सही का साथ देने वाले हैं, काफी सही लोग हैं यहाँ पर। कहते हैं वैश्य फैमिलीज के जो हेड हुआ करते थे, आपको पता होगा पहले के टाइम पे चार वो हुआ करते थे वर्णा सिस्टम, बेसिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो कि पूजा पाठ वाला काम वो कराएंगे, पंडित वगैरह, क्षत्रिय जो कि वॉर लड़ेंगे, वैश्य जो कि आपके ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं जो बिजनेस करते हैं, और शूद्र यानी कि जो इन तीनों को यहाँ पे बेसिकली इनकी हेल्प करेंगे, इनको असिस्ट करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, वो यहाँ पे शूद्र हुआ करते थे। उस टाइम की बात कर रही हूँ जब आपका वर्ण सिस्टम हुआ करता था। यानी कि जो मैंने बोला जो वैश्य फैमिलीज के जो हेड हैं, मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स वगैरह हैं, वो स्टैब्लिश करते, वो घर वगैरह बनवाते थे चैरिटी करने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा हुआ करता था, मेडिसिन वगैरह के ना वो लोग घर वगैरह में बनवाते थे। और जो गरीब लोग हुआ करते थे, अनाथ लोग हैं, ऑर्फन्स वगैरह हैं, जो बीमार लोग हैं, उन सबका वहां पर ध्यान रखा जाता था इस चैरिटी हाउस में। जो डॉक्टर्स हुआ करते थे वो ट्रीटमेंट देंगे, जाहिर सी बात है, और जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंदी है, उनको खाना और मेडिसिन वगैरह वो सब यहाँ से मिल जाया करती थी वैश्या वगैरह से। तो शहर में बहुत सारे वैश्या के पैसे वाले बड़े बड़े लोग थे वहां पर, बहुत बढ़िया था। यानी कि बेसिकली वैश्य के बारे में काफी बताया उन्होंने, उन्हें यहाँ के लोगों के बारे में बताया कि यहाँ की केयर भी यहाँ पे लोगों की होती थी, यहाँ पे अच्छा खासा लोग बाहर बिल्कुल सही थे, दयालु थे। फॉरेन से मर्चेंट्स यहाँ पर थे, मतलब बाहर के यहाँ पर, और बहुत बड़े बड़े बहुत सुंदर सुंदर उन लोगों के घर हुआ करते थे। और जो गलियां थी यानी कि जो लेन्स थी वो बिल्कुल सही ऑर्डर में हुआ करती थी, बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पर चलता था। तो भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि जे लेगे ने उसको ट्रांसलेट किया था, और ये बुद्धिस्टिक के जो किंगडम था उस टाइम पे उनका जिक्र यहाँ पर करा गया था। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कहते हैं एग्जर्व्ड फ्रॉम हिस्टोरिकल अकाउंट, जो हमने उनका एक छोटा सा पार्ट देखा कि हाँ उनके अकाउंट में क्या लिखा हुआ था फाशियन का, ये बहुत वैल्यूएबल सोर्स है, जाहिर सी बात है उस टाइम के बारे में जानने के लिए। अब देखो हमने कोई चीज पढ़ी है, हमने ये चीज पढ़ी, बस इसको ट्रांसलेट करा हुआ है ना, लेकिन इसने कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। अगर लिखा हुआ सोर्स है तो वो कौन सा सोर्स है आपका, लिटरेरी सोर्स, ठीक है। तो भाई यहाँ पर बात करेगी कि जो सोर्स है यहाँ पर जिससे हमको फैशियान के बारे में पता चला कि उन्होंने यहाँ के एम्पायर के बारे में क्या चीजें लिखी, उस सोर्स को कहा गया आपका लिटरेरी सोर्स, बहुत वैल्यूएबल था वो। और लेकिन देखो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर बस थोड़ी सी ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ राइटर का पर्सपेक्टिव बता रही थी, कि जो लिखने वाला है उसका पर्सपेक्टिव क्या है। शायद से हम ये कहेंगे हाँ जी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड को यहाँ पर लिखा है, नेगेटिव साइड भी जाहिर सी बात है हर एक एम्पायर में नेगेटिव साइड भी होती है, उन्होंने उसका जिक्र ऐसा नहीं करा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड पोर्शन पे ही ध्यान दिया अपना, तो वही के बारे में उन्होंने लिखा है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन देखो हमें ये चीज भी नहीं बोलनी है, नहीं भूलना हमें कि फाशिया ने डिस्क्राइब किया था एक्चुअली, देखो वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, इस एग्जर्ट में कहीं भी नहीं था वो चीज, लेकिन वो बताया हुआ है कि हाँ फाशिया ने, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज ध्यान देना, कि जो आपके चंडालाज हुआ करते थे उनके साथ जो बहुत बुरा बर्ताव हुआ करता था उनके बारे में भी मेंशन करा हुआ है। जिन चंडालाज को आउटकास्ट कहते थे बेसिकली, कि भाई वो जो नॉर्मल हमारा कास्ट सिस्टम है उसका पार्ट भी नहीं है, और वो सिटी से बहुत दूर उनको रखा करते थे, मतलब
जिसको कॉल्ड चंडालास। चंडालास वो सिंपली अनटचेबल्स, जिनको हम छू नहीं सकते हैं। अगर कहीं से नॉर्मल इंसान निकल रहा है और वहां पे अगर चंडाला खड़ा हुआ है तो वो कुछ चीज बजाकर ये बता देगा भाई मैं यहाँ पर हूँ, तुम यहाँ पर नहीं आओ, बिकॉज मैं बहुत, क्योंकि उनको ये दिखाया गया था, बताया गया था कि तुम जो है बहुत ज्यादा ही इम्प्योर हो, और अगर हम तुम्हारे आसपास से यहाँ पे निकलेंगे तो हम भी इम्प्योर हो जाएंगे, हम दूषित हो जाएंगे हम। याद है वो अनटचेबल वाला जो कॉन्सेप्ट, जो कि पहले के टाइम पे एससी एसटी के साथ भी करा जाता था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की, जो कि आज तो जाहिर सी बात है नहीं है। अगर किसी रिमोट सोसाइटी में ये सब चीजें अगर होती हो, बहुत वाहियात चीजें, तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, ऑल आर इक्वल, ठीक है, तो वो चीजें रहती हैं। लेकिन उस टाइम पे चंडालास के साथ ये चीज बहुत करी जाती थी, बहुत बेकार, बहुत गंदा व्यवहार जो इनके साथ करा जाता था। तो कहते हैं जस्ट एज यू मे परसीव द एग्जैक्ट, जो तो देखो आपने देखा कि ये जाहिर सी बात है, हर एक पर्सन का पर्सपेक्टिव बहुत अलग अलग होता है, तो फार्शियान का देखने का तरीका, हर एक चीजें काफी अलग हुआ करती थी। तो हम सिर्फ एक ही इंसान का ट्रेवलॉग पढ़ के उस टाइम के लोगों के बारे में, किंगडम के बारे में अंदाजा लगा ले और बिल्कुल सही समझ ले, वो चीज ठीक नहीं है। तो हमें बहुत सारे, कहते हैं बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस पे हमें देखना होता था। तो वही यहाँ पे जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, उस चीज को कोरोबोरेट करने के लिए, कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है, अगर हमें इस चीज को सपोर्ट करना है कि हाँ जी ऐसा हुआ करता था, तो हम सिर्फ एक एविडेंस देखकर या हम सिर्फ एक सोर्स देखकर, किसी एक की बात सुनकर या पढ़कर उस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। क्या पता वो चीज सही हो, क्या पता ना हो, सबका देखने का सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। तो हिस्टोरियंस जो हैं, जो ऐतिहासिक लोग हैं, जो इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो बहुत सारे सोर्सेस को देखते थे, उनके एविडेंस को देखते थे, तब जाके वो किसी एक बात पे विश्वास करा करते थे। बिकॉज अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सबका इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग है, देखने का नजरिया बहुत अलग है, पर्सपेक्टिव बहुत अलग है, तो बहुत चीजें यहाँ पर कंक्लूजन जो है वो, तो अगर हमें कोई भी कंक्लूजन बनाना है, अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट देनी है, तो हम एक सोर्स को देखकर नहीं दे सकते, किसी एक इंसान की बात को देखकर नहीं कह सकते, हमें यहाँ पर अलग अलग चीजों के बारे में देखकर कहना होगा। कहते हैं चंडालास जो है ना, बेसिकली जब एक ब्राह्मण वुमेन और एक शूद्र मैन, अगर ये दोनों आपस में शादी कर ले, तो उनसे जो बच्चा जन्म लेगा वो चंडाला होगा। मतलब सच अ रिडिकुलस थिंग, बट ठीक है, दैट वाज पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री। अब देखो हम बात करते हैं, हम ग्लिम्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ते हैं कि हाँ जी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे थोड़ी झलक देखते हैं उसकी हम, कि गवर्नेंस कैसा था, शासन जो है इस टाइम का, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वो सब चीजें कैसे हो रही थी। आपने मैप देख लिया तभी ऊपर 7.8 वाला जो हमने मैप दिखाया था, किसका एम्पायर कितना बड़ा है, कितने बड़े एरिया में, जो एक सेकेंड, कितने बड़े एरिया में जो है कौन कौन यहाँ पे राज कर रहा है, हमने उसको देख लिया था। उसी के बारे में देखो यहाँ बात कर रहे हैं, आपको दिखा होगा कि यहाँ पे थोड़े बहुत छोटे छोटे से किंगडम भी यहाँ पर हुआ करते थे, वकटाकास नीचे है, पल्लवास है ऊपर, यहाँ पे वो थे यहाँ पर, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करा करते थे इसी सेम टाइम पीरियड पे। सम ऑफ देम मे हैव बीन एट वॉर विद ईच अदर, क्या पता कुछ बेसिकली ऐसे हुआ करते थे जो कि एक दूसरे से ही लड़ रहे होते थे, अपने एम्पायर को, अपने कंट्रोल को एक्सपैंड करने के लिए। तो आपको याद है कौटिल्य के आइडियाज के बारे में, कौटिल्य जो कि चाणक्य, जिन्होंने अशोका की काफी हेल्प करी थी अपने एम्पायर को बड़ा करने में, याद है आप लोग, मौर्य एम्पायर। तो वो भी कहते हैं, आपको उनका सप्तंग याद है, जिन्होंने जिसमें उन्होंने 7 चीजों के बारे में बात करी थी कि हाँ जी किंगडम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसी किंगडम में उन्होंने कहा था कि रूलर्स के पास ना अलायंस होने चाहिए, यानी कि मित्र भी होने चाहिए, क्योंकि हर किसी से दुश्मनी मोल नहीं ली जाती है। उन्होंने यहाँ पर इसकी बात करी थी अपने सप्तंग में। आई होप आप लोग को याद होगा, और नहीं याद होगा तो आप लोग चैप्टर में दोबारा से पढ़ सकते हो, क्या टेंशन है, वीडियो कहाँ भाग रही है, ठीक है। नए किंग की बात करते हैं, नए किंग नए टाइटल हुआ करते थे। इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स के थ्रू हमको पता चलता है कि जो गुप्ता रूलर्स थे वो अलग अलग टाइटल्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि महाराजा धीराज, हालांकि ये टाइटल पहले यूज करा गया है। सम्राट का इस्तेमाल, चक्रवर्तिन राजा अशोका के बारे में हालांकि इसमें जिक्र था, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन अशोका को भी कहा गया था कि वो चक्रवर्तिन राजा हैं। और चक्रवर्तिन वर्ड जितना मुझे याद है कि कौटिल्य के द्वारा इसका इस्तेमाल करा गया था, तो उन्होंने यूज किया, चाणक्य ने ही। ये टाइटल्स जो हुआ करते थे उनकी सुप्रीम अथॉरिटी, जो बिल्कुल ऊपर अपर लेवल की, बिल्कुल ऊपर की अथॉरिटी, उनकी पावर को दर्शाया करते थे। और जो बाकी इनसे पहले जो रूलर्स नहीं है उनसे उनको सुपीरियर, उनसे उनको अलग दिखाया करते थे, ऊपर दिखाया करते थे, क्योंकि जो पहले के रूलर्स हुआ करते थे वो लोग राजा या महाराजा ऐसे टाइटल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो गुप्ता वाले थे उन्होंने सम्राट, चक्रवर्ती, महाराजा धीराज ऐसे टाइटल्स का इस्तेमाल करा। हालांकि मेरा ये कहना है कि यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी मिस इन्फॉर्म्ड लग रही है मुझे, बिकॉज हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो इससे इनके पहले भी जो यहाँ पे रूलर्स आए थे उन लोगों ने भी महाराजा धीराज जैसे टाइटल्स का इस्तेमाल किया था। सो या ठीक है, ये चीज भी यहाँ पर हुआ करती थी। अब देखो हम बात करते हैं गुप्ता रूलर्स की, यहाँ पे बात कर रहे हैं,
कहते हैं यहाँ पे गुप्ता रूलर्स ने यहाँ पे बहुत से स्ट्रैटेजीज का यहाँ पे इस्तेमाल करा था अपने एम्पायर को, अपने कंट्रोल को एक्सपांड करने के लिए। जैसे कि आप लोग आगे पढ़ोगे क्लास 8 में भी कि औरंगजेब वगैरह ने भी है, बहुत से रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने किसी एक उस पे वो नहीं टिके, उन्होंने अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए किसी एक सोर्स का, किसी एक स्ट्रैटेजी का, एक टैक्टिक का इस्तेमाल नहीं करा। उन्होंने बहुत सी अलग अलग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करा था अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए। चाहे मिलिट्री के थ्रू कब्जा करना हो, कॉन्क्वेस्ट करना हो, चाहे बातचीत करना हो, चाहे उसे अपना मित्र बना लेना हो, और कुछ भी यहाँ पर करना हो। अच्छा, एक और यहाँ पे लास्ट मेथड जो यहाँ पे इंक्लूड करा गया था वो यहाँ पर था मैट्रिमोनियल अलायंस, यानी कि शादी ही कर लेना। कि यहाँ पे एक राजा ये रहा, एक राजा ये रहा, अगर मुझे यहाँ पे कंट्रोल करना है, मैं यहाँ की बेटी से शादी कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल भी मिल जाएगा। वो यहाँ पर काम करा गया था। चंद्रगुप्त टू की जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, कौन थी? प्रभावती गुप्ता, जो कि चंद्रगुप्त टू की बेटी थी, उन्होंने शादी कर ली थी, मैरिड टू प्रिंस ऑफ वकाटका किंगडम, जो कि नीचे आपने देखा था साउथ में थे, अभी बीच में आपके वाले पार्ट सतवानाज वाले पार्ट में काइंड ऑफ। यहाँ एक सेकेंड अपलोड होगा। यहाँ वाले सब तो उन्होंने जो यहाँ पे, यानी कि इनकी जो बेटी थी चंद्रगुप्त टू की प्रभावती गुप्ता, इन्होंने यहाँ का जो प्रिंस थे, कौन थे प्रिंस, उनसे जो यहाँ पर शादी कर ली थी, जो कि वकाटका किंगडम के प्रिंस हुआ करते थे, उनसे शादी कर ली थी। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नेबर्स थे बेसिकली, और अब उसके बाद पता क्या, बट ट्रेजिकली बेसिक यहाँ पे वो हो गई थी, प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई थी, ट्रेजिडी यहाँ पर हो गई कि जो वकाटका के जो प्रिंस थे वो बहुत जल्दी मर गए थे कुछ टाइम बाद शादी के, जिससे जिनके मरने के बाद जो उनकी एक क्वीन थी, यानी कि कौन, चंद्रगुप्त टू की बेटी प्रभावती गुप्ता, वो यहाँ पर जो है रेजेंट रूलर बन गई। रेजेंट रूलर का मतलब क्या होता है कि डेथ के बाद अगर वो जो राजा है वो एब्सेंट है तो यहाँ पे कौन राज करेगा, उनकी वाइफ करेगी। ये बच्चे बहुत छोटे थे अभी, तो उनकी जो वाइफ है अब वो यहाँ पर राज कर रही थी। इनके टाइम पीरियड पे इन्होंने ये इंश्योर किया था कि जो वकाटकास और गुप्तास के बीच के जो डोर है, जो टाई है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बंधी रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए। एक बहुत बड़ा यहाँ पर इंस्क्रिप्शन की बात करी गई थी कि वन ऑफ हर इंस्क्रिप्शन, उनके इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, उनको दिखाया गया था दो किंग की माओं के बारे में दिखा रखा था बेसिकली, बिकॉज उनके दो बेटे थे जो कि वकाटका थ्रोन पे बैठने वाले थे। और ये भी अपने पिताजी की तरह विष्णु जी की बहुत भक्ति थी, उनकी डिवोटी थी, उनको मानती थी, और इसलिए उनको बताया गया कि हाँ जी, विष्णु जी के 7 टेम्पल्स उन्होंने जो है बनवाए थे, उनके अलग अलग अवतारों के बनाए थे। आपको यहाँ पे दिखा नरसिम्हा अवतार था उनका, जो कि उन्होंने इसके बाद इनका भी टेम्पल बनवाया था। रामटेक हिल पे जो रामगिरी टेम्पल है जो कि महाराष्ट्र में, इन्होंने इसका भी यहाँ पर कुछ टेम्पल्स वगैरह को उन्होंने यहाँ पर बनवाया था। यहाँ पे केवल नरसिम्हा टेम्पल यहाँ पर जो बनवाया था उन्होंने नरसिम्हा अवतार को लेकर के, जो कि विष्णु जी का यहाँ पे अवतार था। अब ये आपको यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर देखो, ये हमारी प्रभावती गुप्ता, ये इनका बेटा एक हाथ में है। यहाँ पे देखो किस तरह से ये लोग इसके आसपास है, इनका अटायर देखो, इनका बैठने का तरीका, इनका पोस्टर, जो इनके आसपास के लोग हैं, इनका कोड देखो, ये सब बातें आपको देखने के लिए कही जा रही है। 5 मिनट रह गई, इससे पहले 1 घंटा हो, वीडियो को कंप्लीट करते हैं। 1 घंटे से लंबी होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि बच्चों को देखने में ना फिर बहुत लगता है कि 1 घंटे से ऊपर की है यार, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटे से कम की हो। कहते हैं गुप्ता एम्पायर जो है बहुत ऑर्गेनाइज था, काफी अच्छे से वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। एक ही सेंट्रल के पास, यानी कि सेंटर पे पूरी की पूरी पावर देने की बजाय यहाँ पे ऐसा नहीं था, इन्होंने इस एम्पायर को अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था। सबके पास थोड़ी बहुत पावर्स हुआ करती थी, जहाँ पे सबके पास थोड़ा बहुत लैंड हुआ करता था कि लैंड यहाँ पे आपके पास है, आप यहाँ से टैक्स कलेक्शन करो, आप यहाँ के रूलर हो, आप यहाँ पे राज करो, यहाँ टैक्स को कलेक्ट करो और फिर जो आप उससे खुद चलाओ। इस तरीके से यहाँ पर हुआ करता था। लोकल रूलर्स के पास पुजारी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, और जो चीफ लोग होते हैं उनके पास भी ये जो लैंड ग्रांट हुआ करते थे, इन सबको कॉपर की प्लेट्स पे लिखवाते थे। ऐसा नहीं कि बस बांट दिया, नहीं, आपको अगर हमने ये लैंड दिया है यहाँ पे राज करने के लिए, यहाँ से रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कॉपर की प्लेट पे कि हाँ जी, ये वाला जो लैंड है मैंने ये वाले इस वाले फलाना राजा को दिया है, ताकि एक्यूरेट बिल्कुल सही सही रिकॉर्ड रखा रहे। जो कि आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि इतिहास के बारे में जानते हैं, चीजों को स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अगर मुझे कहीं पे दिखा है इस तरह से तो आपका सोर्स है वो। अब इससे क्या हो रहा था कि हाँ जी, प्रॉपर रूप से आप टैक्स को कलेक्ट कर सकते हो, लिखा हुआ है कितना यहाँ से टैक्स मिलेगा, कितना बड़ा लैंड है, इसको दिया हुआ है, आराम से आप कर सकते हो। और आप बहुत सही तरीके से, आपने अगर लोकल लीडर्स को पावर दी है तो वो सही तरीके से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपना राज यहाँ पर वो लोग कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से यहाँ पे दिखा हुआ है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन था, थोड़ा बहुत सारी की सारी जो पावर है वो सेंट्रल हाथों में नहीं थी। हालांकि हमने ऊपर यहाँ पे देखा था कि समुद्रगुप्त के पास काफी पावर थी, वो ट्रिब्यूट वगैरह लिया करते थे अपने पावर को बढ़ाने के लिए, उनके बाद की यहाँ पे थोड़ी बहुत बात कही गई है।
एंड दैट वाज ऑल ऑफ योर चैप्टर का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे का जो पार्ट हमारा रहा ये थ्राइविंग ट्रेड वाला पार्ट, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। एंड बहुत जल्द आई रियली होप ये 5K से और ऊपर जाए, 6K, 7K, 8K एंड इस ईयर तक 10K हो जाए आप लोगों के सपोर्ट से। थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा हो तो। और अगर कोई और वीडियो की आप लोगों की रिक्वेस्ट हो जो आप लोग चाहते हो कि इसके बाद फटाफट से आए, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाना। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।